जी अभी हम आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी का, वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, एनर्जी क्या है जी, ये आप मैट्रिक के अंदर 9th के अंदर भी आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वही डेफिनेशन जो मैट्रिक में जो 10th में आपने पढ़ी है वही है। एनर्जी काम, जी बोले बोले शाबाश, काम करने की सलाहियत को, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है एनर्जी, हाँ जी, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत। एनर्जी को किससे ज़ाहिर करते हैं? इसे कैपिटल ई से ज़ाहिर करते हैं। ओके, ज़रूरी है दूसरी चीज़ कि इसका यूनिट बताया जाए। ऐसे सिस्टम में, एसआई सिस्टम में इसकी इकाई जॉल होती है। क्या होती है? यानी जो काम की इकाइयाँ हैं वही एनर्जी की इकाइयाँ हैं। काम करने की सलाहियत है, कितनी सलाहियत है एक आदमी में कि कितना काम कर सकता है वो। मिसाल के तौर पर मेरे अंदर कैपेसिटी कितनी है, ये मेरे सामने डेस्क पड़ा हुआ है, आपके सामने पड़ा है ना, इसको उठाने के लिए मुझे एक सलाहियत चाहिए, एक कैपेसिटी चाहिए। अगर मैं आपके सामने छोटा बच्चा लेकर आऊँ, उसे कहूँ कि ये डेस्क उठा लेगा? नो, बट क्यों? हम कहेंगे उसमें ये कैपेसिटी नहीं है, काम करने की सलाहियत इतनी नहीं है। बड़ा बंदा लाएंगे तो वो कर लेगा। और फिर मैं कहूँ उसी बड़े बंदे से, ये जो नीचे मेरा डेस्क पड़ा हुआ है, ये वाला नीचे जो, हाँ जी, इसको उठाओ, तो वो कहेगा मैं तो नहीं उठा सकता अकेला, यहाँ 2 बंदे चाहिए। इट मीन्स कि एक बंदे से ये काम नहीं हो रहा, एनर्जी कम है। एनर्जी ओके, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत। ऐसे सिस्टम में इकाई जॉल। और अगले सिस्टम में आप पता हो, ये नहीं है कि वो आपसे पूछता है ऐसे सिस्टम में इकाई जॉल, तो क्वेश्चन कर सकता है कि एफपीएस सिस्टम में इकाई, आप कहें जी वो हमें तो पता नहीं है, नहीं, बल्कि आप लिखें कि एफपीएस सिस्टम में इकाई, अब जो काम की इकाई है एफपीएस सिस्टम में वही इसकी इकाई है। काम की इकाई क्या है जी? पाउंड फुट। हार्स पावर नहीं, हार्स पावर पावर की इकाई है, पाउंड फुट, पाउंड फुट जी, याद हो, हाँ, ये एफपीएस सिस्टम में इकाई पाउंड फुट। इसी तरह वो पूछ सकता है, अब ये तो नहीं है वो आपका मोहताज है, वो आपसे कह रहा है ऐसे सिस्टम में इकाई तो ठीक है, एफपीएस में आगे क्वेश्चन करता है सीजीएस सिस्टम में, तो आप कहते हैं जी वो तो हमें पढ़ाया नहीं था। ऐसी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए सीजीएस सिस्टम में वर्क की इकाई क्या है, वही इसकी इकाई है जी। सीजीएस सिस्टम में इकाई, अब वो फोर्स ऑफ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ग जी। तो सीजीएस सिस्टम में इकाई अर्ग होती है, समझ गए? यानी जो हमारी वर्क की इकाइयाँ हैं वही हमारी एनर्जी की इकाइयाँ हैं। एनर्जी का कोई अपना यूनिट नहीं है, क्योंकि ये काम करने की सलाहियत है। ओके, इसकी अक़साम, अब मुख्तलिफ एनर्जियाँ होती हैं हर चीज़ में, बहुत सारी अक़साम हैं। यहाँ मैंने 3 लिखी हैं, क्योंकि हमारे कोर्स आउटलाइन में 3 हैं, वरना एनर्जी की किस्में मुख्तलिफ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काम जिससे हम काम ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से हम काम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से हम क्या काम, पंखे को चला रहे हैं, इसका मतलब वर्क हो रहा है, फोर्स लग रही है और इसमें डिस्टेंस तय हो रहा है, घूम रहा है रोटेशन में, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घूमने वाली मैकेनिकल एनर्जी। तो किसमें बहुत ज़्यादा है एनर्जी की, काम के लिहाज से होंगे, कौन सा काम कर रही है उसको उसी नाम दे देंगे। तो बहरहाल हमारी अभी हम ये 3 पढ़ते हैं अपने कोर्स के मुताबिक, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल, ये 3 किस्में हैं। एनर्जी की 3 अक़साम हैं। अब इसमें सबसे पहली है, मैं लिखता हूँ यहाँ नंबर 1,
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये आपसे कोई पूछता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो वहाँ कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, तो आप उसे कहेंगे, काइनेटिक का मतलब हरकत, काइनेटिक हरकत, लफ्ज़ से पता चल रहा है। किसी भी जिस्म में, हम डेफिनेशन लिखेंगे जब, किसी भी जिस्म में हरकत की वजह से, हरकत की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी, पाई जाने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ओके, हरकत की वजह से जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। मिसाल के तौर पर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार को आप 60 यानी उनका जो स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार पर आप चल रहे हैं, आपने कार का स्विच ऑफ कर दिया, गियर भी निकाल दिए, तो क्या ख्याल है गाड़ी वहाँ रुक जाएगी? नहीं, गाड़ी आपकी चलती रहेगी और कुछ देर के बाद जाकर रुकेगी। हालांकि हमने उसको कोई पावर नहीं दी, उसको हमने कोई यानी फोर्स नहीं दी, फिर क्यों चल रही है, सवाल पैदा होता है। इसका मतलब है वो पहले से हरकत में थी, उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, उस एनर्जी ने उसको आगे चलाया, क्योंकि उसका आगे चलना ये तो वर्क हुआ है ना, काम हुआ है, काम हुआ है तो काम करने की सलाहियत एनर्जी है। अब किस एनर्जी की वजह से वो चल रही है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से, हरकत की वजह से उसमें एनर्जी पैदा हो गई। हाँ जी, मोटरसाइकिल आप चलाते हुए आ रहे हैं, हाँ जी, तो आप उसको जो है मतलब स्पीड से आ रहे थे, स्विच ऑफ कर दिया, गियर सारे निकाल दिए, तो मोटरसाइकिल रुकती है? नहीं, एक देर के बाद जाकर रुकती है। इसका मतलब उस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो गई है। वो जो एनर्जी स्टोर हुई है, वो जो एनर्जी पैदा हुई है, उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। हरकत की वजह से एनर्जी पैदा होती है, उसमें जमा होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बड़ी आसान चीज़ है। और काइनेटिक एनर्जी को किससे ज़ाहिर करते हैं? अब के से काइनेटिक और ई से एनर्जी, के डॉट ई से ज़ाहिर करते हैं। ज़रूरी है कि आप इसका कोई ना कोई वो बताएं, जो यूनिट बताएं। तो ऐसे सिस्टम में इकाई, जो एनर्जी की इकाइयाँ हैं वही काइनेटिक एनर्जी की इकाइयाँ हैं। ऐसे सिस्टम में इकाई क्या होती है? जॉल होती है जी। फिर जॉल को किससे ज़ाहिर करते हैं? जे से। अब ये पता हो कि जहाँ जे लिखा होगा हम समझ जाएंगे ये जॉल है, जे से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे सिस्टम में कई जॉल, और जॉल को जे से, क्या लिखा हुआ 100 जॉल, इसका मतलब एनर्जी है। तो ज़रूरी है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, काइनेटिक एनर्जी को कैसे पता चलेगा कितनी एनर्जी है, कितने जॉल एनर्जी है उसमें। वही है फार्मूला मैथमेटिकली, उसको कैलकुलेट करने का मैथमेटिकली फार्मूला क्या है जी? के डॉट ई इज इक्वल टू जी 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास उसका फार्मूला है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो के डॉट ई यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर। अब वो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एम आप बता सकें कि के डॉट ई जो है ये शो करता है किस चीज़ को? काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को। और इसी तरह एम जो है वो शो करता है मास ऑफ बॉडी को। एम इज़ द मास ऑफ बॉडी, बॉडी का क्या मास है। और वी शो करता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ओके,
यानी ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। के डॉट ई किसको ज़ाहिर कर रहा है, एम किसको ज़ाहिर कर रहा है, वी किसको ज़ाहिर कर रहा है। यानी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, उसका मास और उसकी वेलोसिटी। तो इन डिटेल आप 9th और 10th में आप इसको सीख कर आए हैं, क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है कि हम इसको ही शुरू कर दें कि फिर हम शुरू हो जाएं वेलोसिटी क्या होती है, फिर हम शुरू कर दें मास क्या होती है। नहीं, मास आपको पता है, मादा की मिकदार मास कहलाती है। वो जो मादा है उसका कितनी मिकदार है, किलोग्राम में होगी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। उसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितने टाइम में, उसको कैलकुलेट करके जब आप इसमें लगाएंगे तो वो आपको पास एनर्जी आ जाएगी। आप इसका यूनिट देखें ना, यहाँ से भी यूनिट आप चेक कर सकते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, दिमाग में लिखें इन चीज़ों को, रजिस्टर पे मत लिखें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं इसका यूनिट पुट करता हूँ, मैं इसका यूनिट में पुट करता हूँ, क्या होगा मैं इसका यूनिट ऐसे सिस्टम में किलोग्राम। ये वेलोसिटी है ना, स्क्वायर है वो अलग बात है, वेलोसिटी है ना, यूनिट पुट करता हूँ, क्या यूनिट बनेगा, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब चूँकि यहाँ स्क्वायर है, क्या है, तो आप भी स्क्वायर डालें। अब इसको मजीद खोलें, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सही। अब देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है, न्यूटन के। मैं अगर यूँ लिखूँ इसको, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मैंने एक दफ़ा लिखा, फिर मीटर पर सेकंड एक और बच गया, स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकंड एक और बच गया, समझे। ये किसके बराबर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। पीछे मैं आपको सिखा कर आया हूँ। 1 किलोग्राम जिस्म पर फोर्स लगे और वो 1 मीटर का फासला तय कर 1 सेकंड में 1 न्यूटन। इसका मतलब ये बन जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन आगे मीटर, न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड इज कॉल्ड जॉल, इज कॉल्ड जॉल। 1 न्यूटन फोर्स लगे, 1 मीटर फासला तय हो 1 सेकंड में, तो जो एनर्जी की मिकदार है उसे हम क्या कहते हैं, जॉल कहते हैं। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल, जॉल पर सेकंड एनर्जी, पावर उसकी, मतलब समझ गए। तो बहरहाल यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पर सेकंड, हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास वी वेलोसिटी। जी, तो नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से, हालत इंग्लिश में, उर्दू में हालत, इंग्लिश में पोजीशन, हाइट की वजह से भी कह सकते हैं, जो एनर्जी पाई जाती है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी आप एक चीज़ को यहाँ से उठाकर यहाँ ऊपर ले आते हैं, अब आप इसको छोड़ते हैं, ये नीचे आ जाती है, खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। क्यों, ड्यू टू हाइट। इसका मतलब इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, जो इसको नीचे लाने के लिए तो फोर्स चाहिए, ऐसे तो कोई चीज़ वापस नहीं आती। आप एक चढ़ाई पे चढ़ रहे थे ऐसे, फिर आपने ऐसे उतरना था, तो चढ़ाई पे चढ़ गए, फिर उतरने के लिए आपने स्विच ऑफ कर दिए, गाड़ी आपके नीचे खुद ब खुद आ रही है। क्यों, कोई आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे, लेकिन वो नीचे आ रही है। हाँ, वो हाइट की वजह से पोजीशन चेंज हुई, उसकी हाइट उसको मिली, अब वो हाइट से नीचे आ रही है तो खुद ब खुद आ रही है। हालांकि उस चीज़ों को चलाने के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, कि वो हाइट मिली उसको, उतराई उसको मिली, वो खुद ब खुद चलना शुरू हो गई। तो अब उस एनर्जी में जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई है ऊपर जाने से पहले, जब आपने उसको अंदर ऊपर चढ़ाया है तो एनर्जी दी है उसको, आपने ऐसे नहीं चढ़ गई वो हाइट पे, उसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लिया, अब उतरने के लिए उसके अंदर मौजूद है, वो नीचे उतरना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। इसको अब डेफिनेशन, चूँकि आपने इम्तिहान भी देना है इसलिए लफ्ज़ लिखवाता हूँ ताकि आप इम्तिहान में लिख सकें। पोटेंशियल एनर्जी,
एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जिस्म में हालत की वजह से, यानी पोजीशन की वजह से, यानी हाइट की वजह से, तीन लफ्ज़ कह सकते हैं, पोजीशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और पोटेंशियल एनर्जी को, अब ये हमने डेफिनेशन लिख दी, हालत की वजह से, हाइट की वजह से उसमें एनर्जी जमा हो गई, उसे पोटेंशियल एनर्जी किससे ज़ाहिर करेंगे? P डॉट ई से। अब ये मतलब है कि आज एक दफ़ा जब सुन लिया तो अब इसको दिमाग में स्टोर, ये नहीं है कि कोई पूछे और आप हम किताब खोलेंगे, हम रजिस्टर खोलेंगे, नहीं। तो आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, इतनी वैलिडिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि एक टॉपिक दिमाग से गुजर गया, बस ख़त्म, अब हम उसे बता सकते हैं। तो इसे P डॉट ई से ज़ाहिर करते हैं। तो साफ जारी बात है, आप बयान कर रहे हो एक चीज़ को तो उसका यूनिट बताओ। हालांकि आपको पता है यूनिट का, एग्जामिनर को भी पता है कि इसका इकाई जॉल होती है, लेकिन लिखनी है। आप कहते हैं वो तो हम हर दफ़ा कैसे, हर अलग डेफिनेशन है, अलग डेफिनेशन में लिखें। अब वो उसने पोटेंशियल एनर्जी दी है तो आप कहें जी वो तो काइनेटिक एनर्जी में भी जॉल होती है, पोटेंशियल में भी जॉल होती है, हर जगह जॉल होती है, लिखने की क्या ज़रूरत है? नहीं, बताएं उसको कि ऐसे सिस्टम में इकाई जो है वो जॉल होती है। अब आपको पता है जॉल को जे से ज़ाहिर करते हैं, लिखते नहीं हो, क्यों नहीं लिखते? लिखो, उससे पता चले कि इसे ये भी पता है कि ये इसे जे से ज़ाहिर करते हैं। इसे जे से किसे? जॉल को। यानी एक डेफिनेशन में उसकी तारीफ़ हो, कम से कम तारीफ़, उसको ज़ाहिर किससे करते हैं? उसका यूनिट और उसका फार्मूला। अगर है कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जिनमें फार्मूला नहीं है, फिर उसकी कोई मिसाल, कुछ डेफिनेशन में मिसाल नहीं है, कोई उसकी शक्ल है, ग्राफ है, तो उसकी छोटी सी शक्ल, तब जाके बात कंप्लीट होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको बताएं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी, मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल टू mgh। PE इज इक्वल टू mg किसके बराबर होता है? वेट के। तो WH में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? WH। अब आपको पता हो M क्या है, G क्या है, H क्या, लिख के दें उसको। ये देखें, हालांकि आपको पता है कि P डॉट ई को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, आप लिख के क्यों नहीं देते? आप उसे लिख के दें कि मैंने इससे क्या मुराद लिया है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और इसमें M है, M इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, और G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ग्रेविटी। ठीक है जी। और H हाइट ऑफ बॉडी, कि बॉडी कितनी हाइट पे है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और इसमें W लिखा है मैंने, तो वो भी आप बताएं। नीचे चूँकि आप W बता रहे हैं तो उससे क्या पता W क्या है? आप बताएं W इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। अगर जिस्म का वेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो उससे भी आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं WH के फार्मूले से। ओके, अगला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। अब इसको पहले समझें, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स के तरकीब की वजह से, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक एनर्जी पैदा होती है, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। मोटरसाइकिल में पेट्रोल है,
नीचे कार्बोरेटर में हवा मिक्स हो गए। अब ये इंजन के सिलेंडर में आ गए। इंजन के सिलेंडर के अंदर आने के बाद इनके मॉलिक्यूल्स को हमने डिस्टर्ब किया। पहले सक किया, हवा और पेट्रोल दोनों अंदर आ गए, फिर इनको कंप्रेस किया। सक्शन में अंदर इन हो गए चीज़ें, यानी पेट्रोल और हवा इन हो गए। कंप्रेशन में उनको दबा रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को तरतीब को चेंज कर रहे हैं। वो दबाने से उसके मॉलिक्यूल करीब हो रहे हैं, यानी इतना बड़ा सिलेंडर है, अब उसको दबा के यहाँ ले आते हैं पिस्टन की मदद से। तो इतनी बड़ी गैस थी, यानी पेट्रोल और हवा थे, दबा कर आप उसको यहाँ ले। अब उनके अंदर एक एनर्जी पैदा हो गई है जिसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आग लगाएंगे, उसको आग लगी, आग लगने से वो धमाका एक्सप्लोजन हुआ, तो पिस्टन पीछे की तरफ गया। पिस्टन का पीछे की तरफ जाना ड्यू टू एनर्जी है। कौन सी एनर्जी पैदा हुई है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हाइट पर तो है ही नहीं। हरकत तवानाई नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं। मॉलिक्यूल्स को दबा के, मॉलिक्यूल्स की अंदरूनी जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी मौजूद थी, जिसने फोर्स लगाई पीछे की तरफ, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी की वजह से काम हुआ है। अंदरूनी तवानाई, सिस्टम के अंदर अंदरूनी तवानाई पैदा हुई मॉलिक्यूल्स में, उन्होंने पिस्टन को पीछे धकेला, एक्सपेंशन हुई, फिर एग्जॉस्ट हुई। तो इस तरह से पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता रहा। हमने पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड रोटरी में तब्दील कर लिया। तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अंदरूनी तवानाई, इंटरनल एनर्जी। देखें, मैं आपको लिख देता हूँ, इंटरनल एनर्जी जी, इंटरनल एनर्जी, उर्दू में अंदरूनी तवानाई। किसी भी जिस्म या गैसेज में मॉलिक्यूल्स की तरकीब, उर्दू में कहते हैं तरकीब, इंग्लिश में इसको कहते हैं अरेंजमेंट, ARR अरेंजमेंट। मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट यानी तरकीब की वजह से पैदा होने वाली या पाई जाने वाली एनर्जी, पैदा होने वाली एनर्जी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी कहलाती है। मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से, मॉलिक्यूल्स की हमने तरकीब को डिस्टर्ब किया, यानी सेक्शन में उनको फैलाया, फिर कंप्रेशन में उनको सुकड़ाया, तो उनको कंप्रेस करने से उनमें एक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। फिर उसको आग लगाई, स्पार्क प्लग ने इग्निशन करवाई, तो उससे हीट एनर्जी पैदा हुई। हरारती तवानाई प्लस इंटरनल एनर्जी, दो एनर्जियाँ पैदा हो रही हैं, उससे हीट भी पैदा हो रही है, आग लग रही है। इसलिए हम कहते हैं इंजन के सिलेंडर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साथ ही इंटरनल एनर्जी भी होती है उसमें, अंदरूनी तवानाई, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो एनर्जी है। हाँ जी, ये एक उंगल है, इसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी अलग अलग, हर एक की अपनी अपनी एनर्जी है। पेट्रोल है, पेट्रोल के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखें, जैसे आप पानी को देखते हैं, तो वो आपको नज़र आते हैं कि एक एक मॉलिक्यूल, एक एक जो है अलग अलग आंसर उसके पड़े हुए हैं। हाँ जी, मॉलिक्यूल्स फिर वो जुड़े होते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर आप देखें, उनमें एनर्जी मौजूद है, यानी उनमें काम करने की सलाहियत मौजूद है। काम करने की सलाहियत मतलब उसमें फोर्स मौजूद है, लेकिन उसको पैदा हमने किया, सक्शन, कंप्रेशन, फिर आग लगाई, उसमें वो हीट भड़क उठी, तो हीट एनर्जी पैदा हुई, साथ में अंदरूनी तवानाई पैदा हुई, जिसने पिस्टन को पीछे की तरफ धकेला, एक्सपेंशन स्ट्रोक लगा। हाँ, पूछ सकता है कि पिस्टन जो पीछे की तरफ जा रहा है एक्सपेंशन में, किस एनर्जी की वजह से जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं, वहाँ तो हाइट तो है नहीं, वो पीछे जा रहा, खुद ब खुद तो नहीं जा रहा। काइनेटिक एनर्जी, हरकत, पीछे से कोई चीज़ आई उससे टकराई तो उसको आगे ले, नहीं, बल्कि मॉलिक्यूल्स अंदर गए, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के,
उन्होंने जाकर अपने अंदर एनर्जी पैदा की, उनकी अरेंजमेंट को हमने तब्दील किया, तो उससे पिस्टन मूव कर रहा है। तो हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी दोनों पैदा होती हैं और पिस्टन को मूव करवाती हैं। पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को कनेक्टिंग रॉड की मदद से रोटरी में तब्दील कर लेते हैं। तो अब अगली बात है कि इसे किससे ज़ाहिर करते हैं। सावधानी बात है, कोई ना कोई इसका होगा। इसे यू से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल यू से। किसे? कैपिटल यू से ज़ाहिर करते हैं। अगली बात आएगी भी इसका यूनिट, वही यूनिट है चूँकि एनर्जी है। ऐसे ही सिस्टम में इकाई जॉल होती है। ओके, याद रखें थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम ज़्यादातर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी में तब्दीली कितनी हुई है। इसलिए यहाँ हम लिखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादातर इंटरनल एनर्जी में तब्दीली को ज़ेरे बहस लाया जाता है। यानी इंटरनल एनर्जी तो उसमें है, पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में इंटरनल एनर्जी है, लेकिन हम उसकी इंटरनल एनर्जी तब्दील कर रहे हैं। उस पर ऑपरेशन करके, उस पर प्रोसेस करके हम इंटरनल एनर्जी को तब्दील कर रहे हैं। समझ गए? यानी अंदरूनी इंटरनल एनर्जी में तब्दीली को ज़ेरे बहस लाते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले से एनर्जी मौजूद है, लेकिन हमने उसको तब्दील किया है। सक्शन करके पिस्टन की सक्शन हुई, कंप्रेशन हुई। सक्शन जब होती है तो उस वक्त जो मॉलिक्यूल से, मेरी तरफ तवज्जो रखें आप, उस वक्त जो मॉलिक्यूल से उसका टेम्परेचर कुछ और था। यानी आपका जो पेट्रोल है वो तो जब ठंडी हालत में होता है तो उसका टेम्परेचर नहीं है इतना। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? इन चीज़ें कंप्रेस करने से, ये देखो ना, यहाँ एक चीज़ है, इतनी चीज़, ये गैस है मिसाल के तौर पर, या पेट्रोल है, कोई भी चीज़ है, इसमें आई हुई है। अब जब इसको कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जगह कम हो जाएगी। वॉल्यूम का मतलब जगह कम हो जाएगी। जैसे जगह कम होगी तो अंदर चीज़ जो है वो तो बेचारी परेशान है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, इंजन सिलेंडर बंद है सारा। तो ये पिस्टन उसको कंप्रेस कर करके यहाँ लेकर आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? तब्दीली आ रही है। क्या तब्दीली आ रही है? वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम, जगह कम हो रही है। वॉल्यूम का मतलब जगह कम हो रही है। तो ऑटोमेटिकली बात है, जब इतनी बड़ी जगह की चीज़ से, मॉलिक्यूल से उसको कंप्रेस करके आप यहाँ ले आए, उसमें प्रेशर भी तब्दील हो रहा है, टेम्परेचर भी। अगर फ़र्ज़ कर लें जब फ्यूल आया था उस वक्त टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जैसे आप उसको कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ेगा। तो एनर्जी में क्या आएगी? तब्दीली आएगी। क्या आएगी? तब्दीली आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादातर हम इंटरनल एनर्जी में तब्दीली को ज़्यादा बहस लाते हैं। और तब्दीली जो है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसे DU से ज़ाहिर करते हैं। DU से ज़ाहिर करते हैं। D का मतलब चेंज, U का मतलब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दोनों तवाने तो उसमें है, लेकिन तब्दीली कितनी आई है जिससे वो काम हुआ है। तब्दीली से काम होता है। मिसाल के तौर पर मेरे अंदर 10 न्यूटन फोर्स है, अगली जो चीज़ आ रही है उसमें भी 10 है, तो बराबर काम होगा? नहीं। तो काम के लिए ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा के लिए तब्दील करके हम उसको बढ़ाएंगे, बढ़ाकर फिर हम उसको आगे चलाएंगे। अब इसका फार्मूला है मैथमेटिकली, कैसे कैलकुलेट करेंगे तब्दीली कितनी हुई है, ये देखें ज़रा जी। मैथमेटिकली फार्मूला इज दिस: DU इज इक्वल टू m.cv dt, m.cv dt, ये फार्मूला है। तो आगे m वैसे, cv भी वैसे, dt का मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ लिखूँगा मैं
यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, dt इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी जो उसका पहला दूसरा टेम्परेचर था कंप्रेशन के बाद वो बड़ा था, ज़्यादा था, उसको पहले से माइनस करेंगे तो टेम्परेचर में तब्दीली आ जाएगी। कितनी तब्दीली हुई है, इसलिए m डॉट CV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU। समझ गए, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर T2 माइनस T1। जब भी मैं आपसे इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो आपका दिमाग फ़ौरन इंजन के सिलेंडर में पहुंच जाए, इंजन के सिलेंडर में, पिस्टन में, वहाँ पहुंच जाए। वहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पेट्रोल है, पेट्रोल का कोई ना कोई मैस है, चाहे वो ग्राम में है, चाहे मिलीग्राम में है, चाहे माइक्रोग्राम में है। थोड़ा सा वो जो ऊपर से उसकी सेटिंग हुई हुई है, कार्बोरेटर में सेटिंग हुई हुई होती है, कार्बोरेटर में सेटिंग है, कितना निकालना है कितना भेजना है, वो उसके हिसाब से नीचे नीचे भेज रहा है, उसका कोई ना कोई मैस नीचे आ रहा है। फिर CV क्या है, अब ये बताता हूँ। M से क्या मुराद है, CV से क्या मुराद, ये मैं लिखता हूँ, देखो ज़रा, यहाँ लिख देता हूँ, तो कभी आपने ये लिखना है। मेरी तरफ तवज्जो रहे आपकी। M इज इक्वल टू, M स्टैंड फॉर मैस ऑफ गैस, मैस ऑफ गैस जो भी चीज़ है उसके अंदर, गैस है तो गैस है। और DU स्टैंड फॉर, DU का, D का मतलब जहाँ पर भी D आएगा तो आप समझ जाएंगे कि चेंज, डेल्टा चेंज, चेंज इन, U का मतलब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। M का मतलब मैस ऑफ द गैस। CV, C से मुराद ये स्पेसिफिक हीट, और V से मुराद एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मुस्तकिल वॉल्यूम के ऊपर जो है, जो हम उसको हीट दे रहे हैं, यानी वो कंप्रेशन के बाद खुद ब खुद आग नहीं लगी, खुद ब खुद आग नहीं लगी, बल्कि आपके स्पार्क प्लग ने वहाँ पर चिंगारी डाली है, फिर उस पेट्रोल को और हवा को आग लगी है, और वो जो चिंगारी है उसने डाली है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर थी, वॉल्यूम मुस्तकिल था, यानी उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो इसलिए हम कहते हैं वो स्पेसिफिक हीट उसको हमने दी है, मखसूस हरारत दी है उसको, मालिक्यूल्स की तब्दीली करने के लिए, एनर्जी में तब्दीली करने के लिए हमने उसको हरारत दी है स्पार्क प्लग के ज़रिए से, तो वो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मुस्तकिल वॉल्यूम के ऊपर। मैस को और CV को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, T2 जो उसका दूसरा टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर, T2 का मतलब फाइनल टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर कुछ और होगा, ये तो आपको भी पता है, पेट्रोल का वैसे टेम्परेचर कुछ और होगा, जब कंप्रेस करने के बाद आग लगेगी तो टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा, बड़े हुए में से छोटे को निकालेंगे, इसलिए मैंने लिखा वहाँ T2 माइनस T1। तो T2 इज़ द फाइनल टेम्परेचर और T1 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर जो उसका पहले से था, पहले से भी तो होगा ना कोई ना कोई टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। और अगर आप dt की बात करें तो वो मैंने वहाँ भी लिखा है, dt इज इक्वल टू T2 माइनस T1, चेंज ऑफ टेम्परेचर, और dt स्टैंड फॉर d चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितनी तब्दीली है उसको हम dt से शो करते हैं। तो m डॉट C कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इंटरनल एनर्जी में कितनी तब्दीली आई है जिससे काम हुआ है, वो ये फार्मूला m डॉट C T2 माइनस T1, m mass of the gas, C specific heat at constant volume, dt change of temperature, T2 माइनस T1, वहाँ मैंने लिख दिया m, du स्टैंड फॉर क्या है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम भी होती है। ये हम अगले उस लेक्चर में, इसी पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मेरी बात समझ गए? तो बहरहाल इतनी बात आप याद रखें कि जब भी आपके सामने एनर्जी की बात आए
तो आप कहें काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है, ई से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे सिस्टम में कई जॉल, ओके। और फिर फ़ौरन आपके जहन में ये बात आ जाए कि जो भी यानी काम की इकाइयाँ हैं, वर्क की इकाइयाँ हैं, वही एनर्जी की इकाइयाँ हैं। और इसी तरह आपके जहन में ये बात भी आ जाए कि एनर्जी की बहुत सारी किस्में हैं, ये 2-3 नहीं हैं। क्योंकि हम बच्चे होते थे पढ़ते थे दो अक़साम है, तो चूँकि वो सिलेबस इतना था बस, वरना एनर्जी की बहुत किस्में हैं। आप इसको महदूद नहीं कर सकते अभी काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं, और भी हैं। जैसे भी मैंने आपको नहीं बता दिया इंटरनल एनर्जी। हाँ जी, कल आप हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे, उसमें सर कह देंगे प्रेशर एनर्जी। हाँ जी, परसों आप इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, वो कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब वो भी किस्म हो गई। तो चूँकि हमारे कोर्स आउटलाइन में 3 है, इसलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आते साथ ही जहन में आ जाए, हरकत की वजह से आते साथ ही K.E जहन में आ जाए, ज़ाहिर करते हैं। जॉल इसका यूनिट आते साथ ही फार्मूला हाफ m², m मैस v वेलोसिटी। अब ये उसे बताना है कि m v वेलोसिटी है, वरना v वॉल्यूम समझ ले, फिर क्या करोगे? v से वॉल्यूम को भी डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जैसे जहन में आए, पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से, P.E mgh फार्मूला, wh फार्मूला। इंटरनल एनर्जी जहन में आते ही अंदरूनी तवानी, मालिक्यूल्स की तरकीब की वजह से, मालिक्यूल्स की अरेंजमेंट की तब्दीली की वजह से एनर्जी पैदा होती है। इंटरनल एनर्जी यू से ज़ाहिर करते हैं, इकाई जॉल। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी में क्या तब्दीली आई है जिससे काम हुआ है। तो इसलिए उसका क्या फार्मूला, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला du = m.cv dt, dt = T2 - T1। ओके, फिर मैंने आपको बता दिया कि du से क्या मुराद है, m से क्या मुराद है, cv से क्या मुराद है, T2 से क्या मुराद है, T1 से क्या मुराद है, हाँ जी। और जो है आपका dt से क्या मुराद है, dt T2 - T1 के बराबर है। तो ये सारी तफसील, यानी आपसे वो कह सकता है कि एक गैस है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो है किसी सिस्टम में दाखिल हो रही है और उसका मैस 1 किलोग्राम है। फिर वो कहता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हम उसको दे रहे हैं 0.712 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है, और उसका फाइनल टेम्परेचर ये है, पहला टेम्परेचर ये है, उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताएं। तो वही है फार्मूला du = m.cv T2 - T1। तो उसमें पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ राइट डाउन, इसको लिख लें।